यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको 95 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ बताने वाले हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करना है, साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है, संस्कृत गद्यांश पद्यांश का संदर्भ से अनुवाद कैसे करना है, निबंध कैसे लिखना है, कहानी कैसे लिखना है और प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है, सारा कुछ बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है। पूर्णांक होता है मेरे प्यारे बच्चों 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है मेरे प्यारे बच्चों, अष्टयाम रचना के लेखक हैं जटमल, नाभादास, राम प्रसाद, निरंजनी, विट्ठलनाथ। तो अष्टयाम रचना के लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों नाभादास। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 का है, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या किसकी रचना है? वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाई, राम प्रसाद निरंजनी। तो पद्मावत की संजीवनी व्याख्या रचना है वासुदेव शरण अग्रवाल की। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है? जैसे उनके दिन फिरे, इंदुमती, उसने कहा था, नीलम देश की राजकन्या। तो इंदुमती हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है, इंदुमती। ठीक है, और इंदुमती किसकी रचना है? किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है। जैसे उनके दिन फिरे, जैसे उनके दिन फिरे कहानी है हरिशंकर प्रसाई की। उसने कहा था, ये कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। नीलम देश की राजकन्या, ये कहानी है जैनेन्द्र कुमार की। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है पुनर्नवा, चारुचंद्रलेख, अनामदास का पोथा, ये सभी। पोथा लिखा जाएगा ऐसे। ठीक है, अनामदास का पोथा, ये सभी। तो यहाँ पर ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी के। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रचना है जगत गुरु शंकराचार्य, ये और वह, मंदालिनी, प्रेम में भगवान। तो मेरे प्यारे बच्चों, जगत गुरु शंकराचार्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रचना है। ये और वह, ये और वह रचना है जैनेन्द्र कुमार की। मंदालिनी भी जैनेन्द्र कुमार की है और प्रेम में भगवान, ये भी जैनेन्द्र कुमार की रचना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लग रहा हो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर जरूर करेंगे। 2 का नंबर है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है निहार, रसीम, नीरजा, दीपशिखा। तो मेरे प्यारे बच्चों, महादेवी वर्मा का क्या पूछ रहा है? प्रथम काव्य संग्रह। तो हो जाएगा निहार। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? निहार। निहार जो है महासंग्रह है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है। ठीक है, और चारों रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है प्रथम काव्य संग्रह, तो निहार हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बी पथगा कहानी संग्रह है। बी पथका कहानी संग्रह किसकी है? प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, मुक्तिबोध की, या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययज्ञ की। तो बी पथगा जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययज्ञ की कहानी संग्रह है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र शर्मा की रचना है प्रवासी के गीत, प्लास 1, हंसमाला। तो ये तीनों रचनाएं मेरे प्यारे बच्चों नरेंद्र शर्मा की हैं। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है त्रिकाल संध्या, कालजयी, कर्णफूल, चांद का मुँह टेढ़ा है। तो चांद का मुँह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। ठीक है, फिर है त्रिकाल संध्या, तो ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। कालजयी, कालजयी है भवानी प्रसाद की, और कर्णफूल है नरेंद्र शर्मा की। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है? 7 गीत वर्ष, 11 वर्ष का समय, स्कंदगुप्त, विपात्र। तो 7 गीत वर्ष ये रचना धर्मवीर भारती की है। ठीक है, 11 वर्ष का समय कहानी है किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। स्कंदगुप्त नाटक है मेरे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद का, और विपात्र रचना है मुक्तिबोध की। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न नंबर 3। क्या कह रहा है? निम्नलिखित गद्यांशों में आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों 10 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं, 2-2 अंक के। ठीक है, कुल मिला के 10 अंक। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। तो नस्तर तेज था। ठीक है, क्या? नस्तर तेज था, चुभन गहरी पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। बोली हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी। हम दोनों एक। मदर टेरेसा ने झूम में इतने गहरे डूब कर कहा कि जैसे मैं
उनकी लड़की को छीन रहा था और उन्होंने पहले ही दांव में मुझे चारों खाने दे मारा। मदर चली गई। मैं सोचता रहा, मनुष्य मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की हैं। ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य और कितनी अजय। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम पहचानने की आपको ट्रिक बता देते हैं। जहाँ पर दिख जाए नस्तर तेज था, ठीक है, ये बहुत पूछता है परीक्षा में। और मदर शब्द दिख जाए, क्या, मदर शब्द, मदर शब्द दिख जाए, हिटलर शब्द दिख जाए, तो वहाँ पर समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि ये रॉबर्ट नर्सिंग होम से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम। तो ये रॉबर्ट नर्सिंग होम्स में पाठ से लिया गया है और इसके लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इसके लिए आपको 2 अंक मिलेगा। इसको आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर क्या मिल जाए मेरे प्यारे बच्चों, हिटलर शब्द मिल जाए और मदर शब्द मिल जाए, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, मनुष्य ने मनुष्य के बीच किस प्रकार की दीवारें खड़ी की हैं। तो मनुष्य ने मनुष्य के बीच भेदभाव की दीवारें खड़ी की हैं, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसे जीता ना जा सके वाक्य के लिए एक शब्द लिखिए। तो जिसे जीता ना जा सके वाक्य के लिए एक शब्द है अजय। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात का संकेत किया है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने मानव की भेद भावना की ओर संकेत किया है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो व्याख्या किसकी करना है मेरे प्यारे बच्चों, जो हाईलाइट शब्द है, हाईलाइट लाइन है, ठीक है, इसकी व्याख्या करना है। मनुष्य मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की हैं। ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य, पर कितनी अजय। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या आपको कैसे करना है मेरे प्यारे बच्चों। व्याख्या लिखेंगे, लेखक ने मदर टेरेसा से पूछा कि आप फ्रांस की हैं और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड आपके शत्रु देश जर्मनी की, फिर भी आप उससे प्यार करती हैं। उत्तर में मदर टेरेसा ने कहा कि हम दोनों ईश्वर के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हम दोनों एक हैं। उनके यह उत्तर देकर जाने के बाद लेखक ने सोचा कि स्वार्थपरायण मनुष्य ने ही मनुष्य को पारस्परिक रूप से लड़ने के लिए भेदभाव की अनगिनत दीवारें खड़ी कर दी हैं, अन्यथा ईश्वर ने तो सबको समान ही बनाया है, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अथवा वाला देखते हैं, क्योंकि 2 पूछता है, आपको एक करना रहता है। तो नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करता है। तो जहाँ पर दिख जाए नए शब्द, नए मुहावरे, ठीक है, भाषा की बात हो, ठीक है, भाषा के प्रयोग की बात हो, तो वहाँ समझ जाइएगा कि भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम। तो भाषा और आधुनिकता पाठ का नाम है और लेखक का नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो इसके लिए आपको 2 अंक मिलेगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, किसके गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता। तो आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से, अभी पैराग्राफ में पढ़े थे, नए शब्दों के गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने कौन सी बात बताई है। उपयुक्त गद्यांश के लेखक ने भाषा को आधुनिक बनाने के उपाय बताए हैं, ठीक है। अगला है, किन चीज़ों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करता है। नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं किसकी करना है, जिसकी रेखा खींची हुई है। तो इसको एक बार पढ़ते हैं, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करता है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या आपको कैसे लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या, किसी भाषा में आधुनिकता का समावेश तभी हो सकता है जब उसमें नए नए जन प्रचलित शब्दों, मुहावरों तथा लोकोक्तियों को समाहित कर लिया जाए। इन बातों के समावेश से भाषा व्यवहारिक हो जाती है, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस पद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होते हैं, 2-2 अंक के, 10 अंक के, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं पहले। रोकहि जो तो अमंगल होए, वो प्रेम नशे जो कही पिए जाइए। यानी नायिका के प्रियतम जो नायक है वो प्रदेश जा रहा है, इसलिए नायिका कहती है कि हे प्रियतम, आपके प्रदेश जाने के समय यदि आपको प्रदेश जाने से रोकहि माने रोकती हूँ
तो अमंगल हो तो अमंगल हो जाएगा, क्योंकि उस समय ऐसी मान्यता है कि जाने के समय यदि रोक टोक होती है तो अमंगल हो जाता है। वो प्रेम नशे जो कहे पिए जाइए, यदि मैं आपसे यह कह दूं कि प्रियतम आप चले जाइए तो प्रेम का अंत होता है। जो कहे जाओ ना, यदि मैं आपसे यह कहूँ कि मत जाओ तो प्रभुता जो कुछ ना कहे, तो यह एक आदेश के समान होगा। ठीक है, कुछ ना कहें, यदि मैं कुछ भी ना कहूँ तो सने सनाइए तो प्रेम का अंत होगा। जो हरिचंद कहूँ तुमरे बिन, भारतीय हरिचंद जी कहते हैं, फिर नायिका कहती है कि यदि मैं यह कहूँ कि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती तो यह क्यों पतियाइए, तो आपको भला कैसे विश्वास होगा। तासो पयान समय तुमरे हम का कहें आप हमें समझाइए, इसलिए है मेरे प्रियतम आपके जाने के समय मैं आपसे का कहूँ, आप ही हमें समझाकर बताइए। उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम, तो पाठ का नाम प्रेम माधुरी, लेखक का नाम भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ठीक है, इसके बाद अगला है प्रस्तुत पद्यांश में नायिका के किस मनोदशा का वर्णन है। तो प्रस्तुत पद्यांश में प्रियतम के यात्रा पर जाते समय नायिका के अनिर्वचनीय दशा का वर्णन किया गया। ठीक है, अनिर्वचनीय दशा का वर्णन किया गया है, मतलब उसके बाद कोई वचन नहीं, कोई बात नहीं कि मैं क्या बोलूं। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में मेरे प्यारे बच्चों अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है उपयुक्त पद्यांश में नायिका द्वारा जगत के किस रीत का वर्णन किया गया है। तो उपयुक्त पद्यांश में नायिका द्वारा जाते हुए किसी को पीछे से ना टोकने से संबंधित जगत की रीत का वर्णन किया गया है। ठीक है, अभी पहले पैराग्राफ में पढ़े थे, यदि जाने के समय यदि रोक टोक होती है तो क्या हो जाता है, यदि जाने के समय रोक टोक होती है तो अमंगल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या वैसे तो मैंने पूरी की बता दिया है, लेकिन यहाँ देख लीजिए। नायिका कहती है कि हे प्रियतम आप ही समझाइए कि आपके जाने के समय मैं आपसे क्या कहूँ। फिर है अथवा वाला, क्योंकि इसमें भी दो पूछता है आपको मेरे प्यारे बच्चों, एक करना रहता है। तो चलिए अथवा वाला भी देखते हैं। ठीक है, जल पंजर गत अब रहे अधीर अभागे, वह जलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा कुछ ना और जन में, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, थूके मुझ पर त्रिलोक के भले ही थूके, जो कुछ जो कह सके कहे क्यों चूके, छीने ना मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्या पूछा है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो यहाँ पर देखिए भरत शब्द आया हुआ है, ठीक है, राम शब्द आया है, तो ये लिया गया है केकेई के अनुताप चैप्टर से, और कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है, चलिए देख लेते हैं। क्या शेष बचा कुछ ना और जन में, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है। केकेई अपने पश्चाताप को व्यक्त करते हुए मन को संबोधित करती हुई कहती है कि मेरे मन के भीतर स्थित मन, घर में ही आग लगाने वाले भाव तेरे अंदर जागे थे, इसलिए इस शरीर की ठठरी के भीतर जलने वाली आग में अब तू ही जल। इसके तुरंत बाद केकेई प्रश्न करती हुई कहती है कि क्या उस क्षण मेरे मन में ईर्ष्या का भाव ही भरा हुआ था, क्या मेरे हृदय में कोई अन्य भाव विद्यमान नहीं था, पुत्र के प्रति मेरे मन में जो वात्सल्य भाव था क्या उसका कोई मूल्य नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा का आशय स्पष्ट कीजिए। तो अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा का आशय है कि जो माता अपने पुत्र की कल्याण कामना में रत हो किंतु उसका पुत्र ही उस पर क्रोधित होकर उसे त्याग दे, कि कहती है कि यह मेरे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, वही मेरा पुत्र पराया सा हो गया है। इस पद्यांश में कौन सा रस है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें रस है शांत। कौन सा रस है, शांत। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ रहा है थूके मुझ पर त्रिलोक के भले ही थूके का भाव स्पष्ट कीजिए। तो केकेई अपने कृत्य पर पश्चाताप करते हुए कहती है कि भले ही तीनों लोग मुझ पर थूके, जिसके मन में जो कुछ आए वह कहे और मेरा तिरस्कार करे, किंतु मेरा माता का पद तिरस्कृत ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों 80 शब्द में लिखना है और 5 अंक का होता है। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और हरिशंकर प्रसाई। तो इसमें से आपका वासुदेव शरण अग्रवाल का हम जीवन परिचय, आपको साहित्यिक परिचय बताएंगे कैसे लिखना है। ठीक है, और 100% इस बार जो है वासुदेव शरण अग्रवाल का पूछा जाएगा। तो आप उत्तर नंबर डालेंगे 5 का पहला जीवन परिचय, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था।
उनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में ही बीता। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। हिंदी साहित्य की सेवा में लीन यह महान व्यक्ति 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। फिर हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, साहित्यिक परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। यह लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बनाया। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। यह केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थे। इसके बाद रचनाएं हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह, शोध तथा संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। उनकी रचनाएं निम्न है। पहला है निबंध संग्रह, कल्प वृक्ष, कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, वाग्धारा, वेद विद्या। फिर है शोध ग्रंथ, पाणिकालीन भारत। फिर है संपादन, पद्मावत और हर्षचरित। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 8 का खा नंबर है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में लिखना है और 5 अंक मिलेंगे आपको। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। तो इसमें से हम किसका पढ़ेंगे? जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद का चलिए देखते हैं कैसे लिखना है आपको साहित्यिक परिचय। उत्तर नंबर 5 का खा का तीसरा। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में अल्प आयु में ही इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। फिर हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। ठीक है, साहित्यिक परिचय में क्या लिखना होता है? साहित्यिक योगदान, उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या किया। तो जयशंकर प्रसाद जी ने छायावाद के प्रवर्तक थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी को समृद्ध किया। जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं बल्कि नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार भी थे। उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है। यह उनके विषय तथा भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। यह अनेक विषय तथा भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। फिर रचनाएं हेडिंग डालेंगे। आंसू, लहर, झरना, कामायनी, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, एक घूंट, कामना, कंकाल, तितली, इरावती। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 6 कह रहा है पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम 80 शब्द में लिखना है और 5 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, अथवा कहानी तत्वों के आधार पर खून का रिश्ता अथवा लाठी कहानी की समीक्षा कीजिए। ये भी 80 शब्द में और 5 अंक। तो इसमें हम देखेंगे पंचलाइट कहानी जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित है। तो कैसे लिखना है आपको? तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित वातावरण प्रधान और आंचलिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने गांव की दशा का वर्णन किया है। फिर हेडिंग डालेंगे सारांश। तो सारांश में लिखेंगे महातो टोली के लोग चंदे का पैसा एकत्र करके रामनवमी के दिन मेले से पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। क्योंकि उस मोहल्ले के लिए पंचलाइट एक नई वस्तु है, इसलिए पंचों के द्वारा लाए जाने पर पूरे मोहल्ले में कौतूहल है। हर आदमी उसके बारे में जानना चाहता है। जब उसे लाया जाता है तो पूजन की व्यवस्था की जाती है, कीर्तनकार आते हैं, औरतें भी हमारे खुशी के गीत गाने लगती हैं, लेकिन उसे जलाना कोई नहीं जानता है, इसलिए सब दुखी हो जाते हैं। दूसरी पंचायत के द्वारा उसकी हंसी भी उड़ाई जाती है। मुनरी जब यह देखती है कि कोई उसे जला नहीं पा रहा है तो वह अपनी सहेली कनेली के माध्यम से गोधन के नाम का प्रस्ताव रखती है, किंतु गोधन को पंचायत द्वारा निकाल दिया गया है क्योंकि वह मुनरी के घर के पास आकर के फिल्मी गाना गाता था। फिर भी समस्या को ध्यान में रखकर छड़ीदार उसे बुलाने जाते हैं। इसके बाद आगे लिखेंगे छड़ीदार उसे बुलाने जाते हैं तो लेकिन वह नहीं आते हैं। दूसरी बार गुलरी काकी उसे बुलाने जाती है तो वह आ जाता है। उसके मन पर आने पर सभी के चेहरे खिल जाते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। वह इसलिए कि पंचलाइट अब जल जाएगा। गोधन आकर कहता है कि ठीक है, हम इसे जला देंगे, लेकिन थोड़ी सी स्प्रीट दे दो। इस पंचायत में स्प्रीट है नहीं। मुनरी गर्री का तेल ला कर देती है और गोधन पंचलाइट जला देता है। सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके कारण पंचायत द्वारा उसके समस्त गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। उससे कहा जाता है कि अब तुम फिल्मी गाना गा सकते हो। पंचायत के सभी लोग अति प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है? स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80 शब्द में लिखना है और 5 अंक का होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य होता है, तो इसको आप तैयार करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर है खंड खा। तो प्रश्न नंबर 8 का है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित
संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, 7 अंक का होता है, 5 अंक अनुवाद के लिए और 2 अंक संदर्भ के लिए। तो चलिए देखते हैं इसका अनुवाद कैसे लिखना है। बौद्ध युग में इमे माने ए, सिद्धांता माने सिद्धांत, व्यक्तिक जीवन से माने व्यक्तिगत जीवन के, अभ्युत्थानाय माने क्या होता है, उत्थान के लिए, प्रयुक्ता आसन प्रयुक्त थे। यानी बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। परम अद, किंतु आज, इमे माने ये, सिद्धांता माने क्या होता है, सिद्धांत, किंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्राम माने राष्ट्रों की, परस्परम मैत्री सहयोग करणान माने परस्पर मैत्री एवं सहयोग के कारण, विश्व बंधुत्व माने क्या होता है, विश्व बंधुत्व, चा माने और, विश्व शांति के, साधनान माने साधन, शांति माने हैं। बौद्ध काल में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन के उत्थान के लिए प्रयुक्त किए जाते थे, किंतु आज ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मैत्री एवं सहयोग के कारण विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति के साधन है। इसके आगे देखते हैं। राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय प्रधानमंत्री काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांत अधिकृत एवं भवत। ठीक है, तो राष्ट्र के नायक श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्रधानमंत्रित्व काले माने प्रधानमंत्री काल में, पंचशील सिद्धांत माने पंचशील के सिद्धांतों को, ठीक है, अधनाकृत्य माने होता है स्वीकार करके ही, चीन देशेन माने चीन देश के साथ, माने साथ, भारत मैत्री माने भारत की मित्रता हुई थी। यतो ही उभावपि देशों बौद्ध धर्म में निष्ठावंतो, क्योंकि दोनों देश बौद्ध धर्म में निष्ठा रखते थे, इसके बाद आगे लिखेंगे। आधुनिक जगत में पंचशील सिद्धांता, पंचशील के सिद्धांतों ने, नवीन माने क्या होता है, नौ राजनैतिक स्वरूप धारण कर लिया है। ठीक है, संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पंचशील सिद्धांता पाठ से अवतरित है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अथवा वाला दिया है, 2 दिया हुआ है, 2 पूछता है, आपको 1 करना रहता है, तो इसको भी देखते हैं। यथोपकरणवाद जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जिस प्रकार एक साधन संपन्न धनिक का जीवन होता है, तथैव ते जीवनम स्यात्, उसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन होगा। अमृतस्व तो नासस्त वित्तेन इति, यानी धन जो है अमृता प्राप्त का साधन नहीं है। सा मैत्री उवाच, उस मैत्री ने कहा, एनाह नामृतम सयाम किमाह तेन कुर्याम, यानी जिससे मैं अमर ना हो सकूंगी, किमाह तेन कुर्याम, उसे मैं लेकर क्या करूंगा, किम अहम, उसे मैं लेकर क्या करूंगी। यदेव भगवान, हे भगवान, केवल अमृत साधनम जानत, यदि आप कोई अमृता प्राप्त का साधन जानते हो, तदेव मोह ब्रूहि, उससे हमें बताएं। याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिय ना सती तुम प्रिय भाष्य, प्रिय तुम पहले भी मेरी प्रिय रही हो और अब भी प्रिय भाष्य मतलब अच्छी बातें कर रही हो। ऐहि उपविश, आओ बैठो, व्याख्याम ते अमृत साधनम, मैं तुमसे अमृता प्राप्त के साधन की व्याख्या करता हूँ। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिवदर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। भी 7 अंक का होता है। प्रीणात यह सुचरते पितरम सा पुत्रो, ठीक है, यद्र भर्तृयो हिमत इच्छत तत्र कलन्नम, तत्र मित्र आपद सुखे चा समक्रिय यद एत तत्रयम जगत पुण्यकृतो लभन्ते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका अर्थ कैसे लिखना है। लिखा है, प्रीणात यह सुचरते पितरम सा पुत्र, जो अच्छे आचरण से, सुचरिते माने क्या होता है, अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न करे, सा पुत्र, ऐसा पुत्र, यानी जो अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न करे, ऐसा पुत्र, यद भर्तृयो हिमत इच्छत तत्कलन्नम, और जो पति का ही हित चाहती हो, तत्कलन्नम, ऐसी स्त्री, तद मित्र आपद सुखे चा समक्रिया यद, और सुखे चा समक्रिया, आपद सुखे यानी दुख और सुख में एक जैसा व्यवहार करने वाला मित्र, और सुख और दुख में एक जैसा व्यवहार करने वाला हो, ऐसा मित्र। एतत्रयम जगत पुण्यकृतो लभन्ते, इन तीनों को संसार में पुण्यशाली लोग ही पाते हैं।
संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है। जो अपने पिता को अच्छा आचरण से प्रसन्न करे ऐसा पुत्र, और जो अपने पति का हित चाहती हो ऐसी स्त्री, और जो मित्र सुख और दुख में समान समान व्यवहार करे ऐसा मित्र, इन तीनों को संसार में पुण्यशाली लोग ही प्राप्त करते हैं। ठीक है। इसके बाद है अथवा वाला, देखते हैं। अथवा वाला क्या है? अया लाजान उच्चे पथ वचनम आकांड ग्रहणी, यानी घर के बाहर, पथ माने क्या होता है? रास्ता। घर के बाहर खील बेचने वाले के द्वारा उच्च स्वर में, लाजा माने होता है खील। ठीक है। तो घर के बाहर खील बेचने वाले के द्वारा उच्च स्वर में खील ले लो के, उच्चे माने उच्च स्वर में। ठीक है। खील ले लो के, फिर से देखिएगा एक बार, आए लाजान उच्चे पथि वचनम आकर्ण ग्रहणी, यानी घर के बाहर, पथि माने रास्ते पर, खील बेचने वाले के द्वारा, लाजा माने खील होता है, खील बेचने वाले के द्वारा, उच्चई माने उच्च स्वर में, खील ले लो के, खील ले लो के, वचन माने शब्दों को, जैसे ही मेरी दीन वदना माने क्या होता है? दीन मुख वाली, गृहिणी माने पत्नी ने, आकर्ण माने सुना, शिशो कर्णो यतनात् सुपिहितवती, अपने बच्चों के कानों को संभाल कर अच्छी तरह से बंद कर लिया, मई छीणो पाए यदि कृतम दृश्य असुर बहले, और मुझ दरिद्र पर आंसुओं भरी नजर डाली, तदंता सल्यम मैं तुमसे पुनरुद्ध मुझता, और मुझ दरिद्र पर आंसुओं भरी नजर डाली, वह बात मेरे हृदय में चुभ गई, तदंता सल्यम मैं तुमसे पुनरुद्ध मुझता, उसे निकालने में आप ही सक्षम है। ठीक है। तदंता सल्यम में, और वह बात मेरे हृदय में कांटों की तरह चुभ गई, तुमसे पुनरुद्ध मुझता, उसे निकालने में आप ही सक्षम है। तो फिर से देखिएगा, घर के बाहर खील बेचने वाले के, घर के बाहर खील बेचने वाले के द्वारा उच्च स्वर में खील ले लो के शब्दों को जैसे ही मेरी दीन मुख वाली पत्नी ने सुना, अपने बच्चों के कानों को संभाल कर अच्छी तरह से बंद कर लिया, और मुझ दरिद्र पर आंसुओं भरी नजर डाली, वह बात मेरे हृदय में कांटों की तरह चुभ गई, उसे निकालने में आप ही सक्षम है। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के भोजस्योदार्यम नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये 4 अंक का होता है, 2 प्रश्न होते हैं, 2-2 अंक के। तो संस्कृतस्य गौरवम दृष्ट्वा दंडिना किम उक्तम, तो दंडिना उक्तम संस्कृतम नाम देवी वाग वाक्यंतः महर्षिभिः, केन अमृतस् आशा नास्ति, वित्तेन अमृतस्व आशा नास्ति, वर्षा काले नगेंद्रा कीदृशा भवन्ति, वर्षा काले नगेंद्रा रम्या भवन्ति। इसके बाद है 10 का खा गा मेरे प्यारे बच्चों, रस अलंकार छंद से। तो ये 2-2 अंक के होते हैं। ठीक है। श्रृंगार अथवा करुण रस, यमक अथवा संदेह अलंकार, चौपाई अथवा कुंडलीय छंद। तो यहाँ पर मैंने अलंकार का वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। ठीक है। और जल्द ही आपको रस का और छंद का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है निबंध 9 नंबर का, साहित्य और समाज, जनसंख्या वृद्धि कारण एवं निवारण, भारत में आतंकवाद, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो इसको आप तैयार करेंगे। फिर है 12 का पहला, नैनम का संधि विच्छेद होता है ने प्लस अनम, कलाविव का संधि विच्छेद क्या होता है? कलो प्लस यू। ठीक है। आपका बा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है वृद्धा का संधि विच्छेद क्या होता है? तो वृद्धा का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? वृद्ध प्लस धा। ठीक है। दा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है खा नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसी एक पद का समास का नाम लिखिए। तो प्रतिदिनम, प्रतिदिनम, दिनम दिनम, इसमें है अव्ययीभाव समास क्योंकि प्रति उपसर्ग लगा है। चक्रपाण, इसमें है बहुब्रीहि समास। अनुदिनम, इसमें अनु उपसर्ग है तो इसमें भी अव्ययीभाव समास है। फिर मेरे प्यारे बच्चों है प्रार्थना पत्र। किसी व्यवसाय के लिए बैंक से ऋण लेने के लिए आवेदन पत्र लिखिए, अथवा अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो चलिए ये वाला प्रार्थना पत्र देखते हैं कैसे आपको लिखना है। तो सबसे पहले लिखना है सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय, फिर यहाँ पर बैंक का नाम लिख देंगे। ठीक है। कुछ भी, जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है ना, इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक। फिर बैंक शाखा का पता यहाँ पे लिखेंगे। फिर विषय लिख देंगे ऋण प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र। ठीक है। फिर यहाँ पे आगे लिखेंगे महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपका, यहाँ पे नाम लिख देंगे, पुत्र पुत्री जो भी हो। फिर अभिभावक का नाम लिख देंगे। फिर निवासी आप पता लिख देंगे। ठीक है। आपके बैंक का एक खाताधारक हूँ, मुझे व्यक्तिगत शिक्षागृह व्यवसाय आदि जिससे भी लेना हो, इसमें से एक लिख सकते हैं, व्यक्तिगत शिक्षागृह व्यवसाय हेतु ऋण की आवश्यकता है। मेरी आर्थिक स्थिति एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कृपया मुझे राशि लिख देंगे का ऋण प्रदान करने की कृपा करें।
मैं आपके बैंक द्वारा निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार हूँ तथा आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, गारंटी दस्तावेज आदि संलग्न कर रही हूँ। कृपया मेरे आवेदन पत्र शीघ्र कार्यवाही करें। ठीक है, कृपया मेरे आवेदन पर शीघ्र कार्यवाही करें जिससे मैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकूं। आपकी कृपा के लिए मैं सदा आभारी रहूंगा या रहूंगी। फिर है धन्यवाद। फिर लिखेंगे यहाँ पर सादर, आपका नाम, आपका खाता संख्या, आपका संपर्क नंबर और तारीख। ठीक है, तो यहाँ पर खाली आपको छोड़ देना है एक आबासा लिख करके, क्योंकि आप बोर्ड परीक्षा में लिख रहे हैं। इसके बाद है 14 का नंबर मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। 2 अंक का है। धीमान, धीमान में धी धातु है मेरे प्यारे बच्चों और मतु प्रत्यय है। ठीक है, मतु प्रत्यय है। पठनियम में पठ धातु है, अनियर प्रत्यय है। कौन सा है, अनियर प्रत्यय है। धनवती में धन शब्द है और मतु प्रत्यय है। ठीक है, इसके बाद है अगला। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय। तो प्रत्यय एक शब्द का आपको बताना है। विद्यावती, विद्यावती में कौन सा प्रत्यय है, मतु प्रत्यय है। ठीक है, और विद्यावती में मतु मतु प्रत्यय है। श्रीमती में भी मतु प्रत्यय है और लघुता में तल प्रत्यय है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों अगला क्या कह रहा है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति से संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। ठीक है, आकाशः छात्रे सम स्नाति। तो इसको मैं बता देता हूँ आपको। क्या लिखा हुआ है, सम, और सम शब्द मिल गया है ना। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी, यहाँ पर होगी आकाशे छात्रे सम स्नाति। तो इसमें होगी मेरे प्यारे बच्चों कौन सी, तृतीया विभक्ति। कौन सी, तृतीया। ठीक है, इसका सूत्र है साह युक्ते प्रधाने। ठीक है, साह युक्ते प्रधाने सूत्र में होती है तृतीया विभक्ति। यहाँ पर समम शब्द आ गया है। जहाँ पर साह शब्द आ जाए, साकम आ जाए, सार्धम आ जाए, समम आ जाए, तो वहाँ पर तृतीया होता है। फिर है रामेण साह, राम के साथ, रामेण साह। तो यहाँ पर साह शब्द आया है। तो जहाँ पर साह शब्द हो वहां पर भी तृतीया विभक्ति होगी। अभी आपको हम बताए हैं। ठीक है, फिर है अगला क्या कह रहा है, माँ तो हृदय कन्या प्रति स्निग्ध भवत। तो यहाँ पर प्रति शब्द आ गया है। तो जहाँ पर अभिता शब्द आ जाए, ठीक है, परिता आ जाए, समय आ जाए, निक्सा आ जाए, हा आ जाए और प्रति शब्द आ जाए, तो वहाँ पर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।